सबस्ट्रेट कितनी है, हाउ मेनी सबस्ट्रेट आर देयर, 100 सबस्ट्रेट्स है। एंजाइम वही सेम पर्टिकुलर जो एंजाइम है, जैसे जैसे आप एंजाइम को ऐड करते जाएंगे, इजाफा उसके अंदर करते जाएंगे, तो इतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा, कितनी हद तक बढ़ेगा, जब तक जाहिर है सबस्ट्रेट ही 100 है, वहीं तक रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर इंक्रीज होगी। उसके बाद जैसे कभी ऐसे तो होता ही नहीं है कि सबस्ट्रेट जो अनलिमिटेड हो। एक चीज आप जहन में रखें, सबस्ट्रेट हो या एंजाइम हो, उसकी अनलिमिटेड कंसंट्रेशन नहीं होती है, वो हमेशा लिमिटेड होती है। जैसे हमने यहाँ पे एक लिमिट नोट की है, फॉर एग्जाम्पल लिमिट नोट की है कि 100 जो सबस्ट्रेट है, तो उस हवाले से जो रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही तेज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, स्पीड उसकी इतनी ही बढ़ती जाएगी। तो रिलेशनशिप होता है कि स्पीड रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ग्राफ के हवाले से पढ़ा है, एक्स एक्सिस जैसे अगर हम कहें कि ये एंजाइम शो कर रहा है, और वाई एक्सिस जैसे अगर हम कहें रेट ऑफ रिएक्शन वो शो कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी या रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इसको शो कर रहा है। तो शुरू में जैसे हमने नोट किया था कि अगर एंजाइम एक है, एंजाइम की जैसे कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही फास्ट या तेज होता जाएगा, फास्ट या तेज होता जाएगा। लीनियर रिलेशनशिप होता है ग्राफ के अंदर, हमेशा इसका जो लीनियर रिलेशनशिप होगा। पर ये तब होता है जब सबस्ट्रेट अगर हम कहें अनलिमिटेड हो, एंजाइम अनलिमिटेड हो, पर ये दोनों अनलिमिटेड नहीं होते, इनकी लिमिट होती है। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, रिलेशनशिप होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है इसके दरमियान, सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही इंक्रीज होता जाता है, पर नेचर के अंदर होता ये है कि ये की तादाद लिमिटेड होती है। उसके बाद क्या होगा, नो चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, या उसके अंदर इंक्रीज हो रही थी, अब आगे चेंज नहीं होगी। हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर कि अगर जो अनलिमिटेड हो तो, लिमिटेड होंगे तो उसके बाद ये होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी, जिससे कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो जितनी जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है एंजाइम की, उसके बाद जो फर्दर जो है कोई इंक्रीज या चेंज नहीं होती। क्यों इंक्रीज या चेंज नहीं होती है, व्हाई? बिकॉज उसका मतलब ये होता है कि एंजाइम जितने भी थे वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गए। अब कोई भी, जैसे हम कहेंगे कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो खाली नहीं है, सारी जो है ऑक्यूपाई हो चुकी है, सेचुरेशन हो चुकी है। सेचुरेशन होने के बाद फर्दर जो इंक्रीज सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इसी तरह से, एंजाइम की कंसंट्रेशन इसी तरह। पर ग्राफ के अंदर हमें एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, एक लीनियर रिलेशनशिप शो करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर एंजाइम जैसे ऐड करते जाएंगे, जैसे 100 सबस्ट्रेट एंजाइम 1 था, 2 3 4 इस तरह से अगर एंजाइम ऐड करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही इंक्रीज या बढ़ सकता है। एक पॉइंट आ सकती है, जैसे अगर हम इधर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऐड लिखें, फॉर एग्जांपल अगर यही सेम रिलेशनशिप सबस्ट्रेट का हम शो करना चाहें, सबस्ट्रेट में भी ऐसे होगा कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल एंजाइम की भी तादाद लिमिटेड होती है, एंजाइम ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड होते हैं। ग्राफ पे अलग से देखते हैं, जैसे एंजाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी कंसंट्रेशन लिमिटेड है, पर आप सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हैं, सबस्ट्रेट ऐड करते जाएं, जितने भी एंजाइम होंगे वो सब जैसे एक्टिव साइट के साथ वो सबस्ट्रेट सैचुरेशन हो जाएगी। सैचुरेशन होने के बाद वो रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है, उसके बाद उसके अंदर कोई चेंज या तब्दीली नहीं आ सकती है। तो ये सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होती है। सैचुरेशन का मतलब होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट, एंजाइम की एक्टिव साइट कोई खाली नहीं है, सारी ऑक्यूपाई हो चुकी है, उस पॉइंट को हम कहेंगे सैचुरेशन कहेंगे। तो इनको एक इलस्ट्रेशंस के जरिए हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये होता है। फॉर एग्जांपल एंजाइम कंसंट्रेशन पे आते हैं, जो अभी हमने सीखा है। जैसे वाई एक्सिस जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और एक्स एक्सिस होता है वो एंजाइम कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। डायरेक्ट जैसे आप कहें कि इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही इंक्रीज हो सकता है जितनी एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, पर नेचर के अंदर ऐसे नहीं होता है। एक लिमिट के बाद जैसे आगे वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकता। हमारे बुक के अंदर ग्राफ है, उसके अंदर ऐसे स्ट्रेट लाइन जो शो की गई है, इसका मतलब है ये इंक्रीज ऐसे हो सकता है, पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है लिविंग थिंग्स के अंदर। स्टेडी इंक्रीज इफ सबस्ट्रेट इज अवेलेबल, इतने तो सबस्ट्रेट अवेलेबल ही नहीं होंगे,
सबस्ट्रेट तो हमेशा लिमिटेड होती है जहां तक तो जितनी भी सबस्ट्रेट होंगी वो एंजाइम जैसे आप ऐड करते जाएंगे तो उतना रिएक्शन तेज हो रहा था, लीनियर रिलेशनशिप, उसके बाद फर्दर कोई इंक्रीज या चेंज नहीं होगी। और यही सेम सिचुएशन जो है सबस्ट्रेट के भी साथ होती है, जैसे एंजाइम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट के साथ भी ऐसे होती है। तो एसटीपी बुक की पॉइंट्स हैं उन पे हम आते हैं कि द एक्टिविटी enzyme activity depends upon the availability of the substrate and enzyme molecule अगर अवेलेबल है, कितने अवेलेबल है उतनी हद तक रेट ऑफ रिएक्शन जो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, उसके बाद आगे नहीं। इफ द सबस्ट्रेट to the concentration is very high, the enzyme concentration is directly proportional to the concentration of enzyme। जो straight line का relationship हम शो कर रहे थे, इसका मतलब है अगर सबस्ट्रेट इतनी अनलिमिटेड हो, वेरी हाई हो, तो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन भी इतना ही तेज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट इन रियल कंडीशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज ऑलवेज लिमिटेड, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज ऑलवेज लिमिटेड, कोई अनलिमिटेड नहीं होते हैं। सो द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट, इनिशियल इंक्रीज होगी, उसके बाद जितनी भी सबस्ट्रेट होंगे एंजाइम के साथ ऑक्यूपाई, उनकी एक्टिव साइट हो जाएगी। इनिशियली तो वो जैसे लाइन शो कर रहे हैं कि इंक्रीज हो रही, बट आफ्टर सम टाइम इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? वाई जितनी भी सबस्ट्रेट करते कि सबस्ट्रेट और एंजाइम की, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता गया, फिर जब आगे जो है कोई उनका रेट पहले बढ़ रहा था, स्ट्रेट लाइन शो करेंगे, अब जो आगे नहीं बढ़ेगा, एक हद होती है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद कोई भी जैसे इंक्रीज नहीं होती है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन अ कंडीशन वेयर एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद आगे जो है कोई चेंज या तब्दीली नहीं होगी, शुरू में इंक्रीज होता है। This increase remain continue until the available enzyme becomes saturated with the substrate। Saturation का मतलब होता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट और उसके साथ अगर जो सबस्ट्रेट है तो वो आपके बाइंड हो, तो हम इसे कहेंगे जितने भी एंजाइम हो वो सब उनकी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गई, तो हम इसे कहेंगे सैचुरेट हो गई, सैचुरेशन हो गई है। जैसे रूम के अंदर जितनी चेयर्स है उन सबके ऊपर स्टूडेंट आके बैठ गए, तो इसका मतलब है एंजाइम सबस्ट्रेट जितने थे वो सब ऑक्यूपाई हो गए। देयर विल बी नो इंक्रीज इन द एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी आगे नहीं बढ़ेगी टू सर्टेन हायर लेवल ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एट वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट exerts a retarding effect upon the enzyme activity। आगे जो एक पॉइंट मौजूद है कि जैसे एक हद या लिमिट के बाद अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप ऐड करेंगे, ज्यादा देंगे, तो फिर जाहिर है एंजाइम एक्टिविटी जो पहले इंक्रीज हो रही थी, स्ट्रेट रिलेशनशिप बन रहा था, सबस्ट्रेट अगर आप ज्यादा ऐड करेंगे तो फिर आगे क्या होगा, क्योंकि एंजाइम अवेलेबल नहीं होगी तो देर जो पहले बढ़ रही थी ना अब नहीं बढ़ेगी, वो इसी जगह पे कांस्टेंट रह जाएगी सेम। पहले तो एंजाइम जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था, अब सबस्ट्रेट जब बहुत ही ज्यादा जैसे ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा हायर देन जो एंजाइम, तो जाहिर है फिर एट अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, very high concentration of substrate exerting a retarding effect। retarding effect का मतलब ये होता है पहले तेज हो रहे थे अब नहीं होगी। क्यों retarding effect? because हर एक एंजाइम जो होता है उसकी एक ही एक्टिव साइट होती है और एक ही सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड हो सकती है। अगर उससे ज्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन रखी गई तो जाहिर है एंजाइम एक्टिविटी में कमी आएगी, जो पहले बढ़ रही थी अब आगे नहीं बढ़ेगी। पहले जो स्ट्रेट रिलेशनशिप था, लीनियर रिलेशनशिप था ग्राफ के अंदर, वो जो है नहीं होगा। ठीक है, कोई अनदर इलस्ट्रेशन भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इनिशियली आप देखें, इनिशियली जैसे आप सबस्ट्रेट जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन में ऐड करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि जितने भी एक्टिव साइट होंगी वो सब ऑक्यूपाई हो जाएंगी। एंजाइम इज सैचुरेटेड फॉर मोर सबस्ट्रेट देन इट कैन डील, बिकॉज़ उसके पास होगी नहीं, एक्टिव साइट नहीं होगी, एक्टिव साइट फ्री नहीं होगी जिसके साथ आके सबस्ट्रेट आके बाइंड हो। तो ये सबस्ट्रेट एंजाइम की कंडीशन के लिए, दोनों चीजों के लिए यूज हो सकता है, बिकॉज़ कोई जो अनलिमिटेड नहीं होता है, ना एंजाइम की कंसंट्रेशन होती है ना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है, लिमिट या हद होती है। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कहेंगे सबस्ट्रेट भी ऐसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी
और एंजाइम भी ऐसे तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के हवाले से सबस्ट्रेट देने का जाहिर है, जब एक हद होगी, लिमिट होगी, उसके बाद रिटार्डिंग इफेक्ट जो है ना एंजाइम की एक्टिविटी का, जो रिटार्डिंग इफेक्ट हो रहा था, रिटार्डिंग क्यों हुई है, डिक्रीज क्यों हुई, उसके दो रीजन है। अगर सबस्ट्रेट को ज्यादा ऐड करेंगे तो जाहिर है एंजाइम की जैसे फ्री एक्टिव साइट नहीं होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले फास्ट हो रहा, अब जो रिटार्डिंग हो गया। जाहिर है आपको पता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के तहत रिलेटेड प्रोडक्ट भी होता है कि जो प्रोडक्ट होती है यही प्रोडक्ट जो आपके चेन रिएक्शन के अंदर आपके एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करेंगे, उसके बाद जो एंजाइम का फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होता है। कभी कभार जो ये प्रोडक्ट होते हैं ये भी एंजाइम की रेगुलेशन में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, नंबर 2 सबस्ट्रेट अगर हाई कंसंट्रेशन करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो रिटार्ड होगी या कम होगी। शुरू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही थी, पर इन दो रीजन या फैक्टर्स की वजह से आगे एंजाइम एक्टिविटी जो है उसमें कमी होगी। This means that substrate and enzyme concentration are directly proportional up to a certain maximum velocity. एक हद लिमिट तक है, कोई अनलिमिटेड चीजें नहीं है नेचर के अंदर। इस वजह से पॉसिबल शुरू में तो हम कहेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद नहीं, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट इतनी जो अवेलेबल नहीं होती। एंजाइम अनलिमिटेड नहीं है, सबस्ट्रेट अनलिमिटेड नहीं है, एक हद के बाद उसके अंदर कोई चेंज या तब्दीली नहीं होगी। उसके बाद आफ्टर व्हिच फर्दर इंक्रीज इन द होम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। किस तरह से हमने इसको थोड़ा डिस्क्राइब किया था, जैसे शुरू में एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी, एक हद के बाद उसके बाद आगे जो ऐसे ग्राफ नहीं जाएगा, पॉसिबिलिटी होती है, पर आगे ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसे लाइन में उजाला कर, ये तो अनलिमिटेड चीजों को लिए होता है। और आपको पता है हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि ना सबस्ट्रेट अनलिमिटेड होती है और ना ही जो है प्रोडक्ट कोई अनलिमिटेड होती है, दोनों चीजें। जैसे हमारे बुक के अंदर ऐसी एक तस्वीर मौजूद है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के हवाले से। शुरू में जैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, जितनी आप सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे एंजाइम कंसंट्रेशन, इसी तरह से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जितनी सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही बढ़ता जाएगा। पर एक लिमिट आएगी, हद आएगी, उसके बाद फर्दर जो है इंक्रीज नहीं होगी रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। क्यों नहीं होगी? इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन हैज नो डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन। आगे जो है रिएक्शन उसमें कोई इंक्रीज नहीं होगी। शुरू में इंक्रीज इस हद के बाद आगे नहीं होगी। अब आगे जो कांस्टेंट है बिकॉज़ ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है कि एंजाइम की जितनी भी एक्टिव साइट है वो सब ऑक्यूपाई हो गई है, तो इससे कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेशन कहते हैं। जैसे हमने एक आसान एग्जांपल लिया, रूम के अंदर जो क्लासरूम के अंदर चेयर्स सारे स्टूडेंट बैठ गए तो सैचुरेशन ये हुई। और इन दोनों रिलेशनशिप को अगर कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये एंजाइम कंसंट्रेशन के ग्राफ आपको लीनियर रिलेशनशिप में नजर आएंगे, लीनियर रिलेशनशिप में नजर आएंगे। ये तब होते हैं, पॉसिबल होते हैं जब अनलिमिटेड जो कंसंट्रेशन हो, पर नेचर के अंदर ऐसी अनलिमिटेड कंसंट्रेशन नहीं है। इसी तरह से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी अगर आप ऐड करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। एक हद के बाद पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आने के बाद एक मैक्सिमम जितना भी रिएक्शन तेज होना था उतना हो गया। जितने भी एंजाइम सबस्ट्रेट जो अवेलेबल थे सब बाइंड होने के बाद कोई भी जगह आप खाली एक्टिव साइट नहीं है, उसके बाद कोई भी फर्दर इंक्रीज नहीं होगी। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो टोटल 4 ग्राफ है जिसको हम एक सिंगल पेज पे इनको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। 4 ग्राफ है, 4 ग्राफ किस तरह से एंजाइम के रिएक्शन के हवाले से, टोटल 4 ग्राफ। जैसे एक पहला ग्राफ हमने पढ़ा था पीएच के हवाले से, जैसे हर एक एंजाइम का जैसे एक ऑप्टिमम पीएच होता है उस पे उनका मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होता है। शुरू में ये रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो रहा है, फास्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक लिमिट के बाद रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर उसमें कमी हो रही है। जैसे पीएच आगे जैसे हर एक एंजाइम पीएच लायबल भी है, थर्मोलायबल भी है, तो जैसे पीएच के अंदर इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन में कमी होगी। इसी तरह से दूसरा जो इफेक्ट जो हमने टेम्परेचर का पढ़ा,
टेम्परेचर भी ऐसे शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, जैसे एक ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होगा उस पे मैक्सिमम एक्टिविटी, उसके बाद क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो है, जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें कमी होगी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कमी होगी। आज जैसे 50 फिगर देखिए ना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, आज इधर उमरपुर के अंदर जो है एक प्रिडिक्शन है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड आज का टेम्परेचर होगा, और हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई चेंज क्यों नहीं होता है? बिकॉज़ थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म है, और वाटर जो है एकदम कोई भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी के टेम्परेचर रेज करने के लिए जो है हाई हीट कैपेसिटी जो आप पढ़ चुके हो बिकर वाटर, और कभी भी आप अगर हीट स्ट्रोक वगैरह का शिकार हो जा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। आज के दिन के हवाले से, एंजाइम के हवाले से नहीं, बिकॉज़ आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि हीट स्ट्रोक जैसे ऐसे हाई टेम्परेचर में हो सकती है, जैसे आप इधर जा रहे हैं पूरी जो पसीने से भर जाएगी, आंखों के आगे सामने अंधेरा आ जाएगा, आप जो बैलेंस बरकरार नहीं होगा, आप गिरने वाले हो। तब कोशिश ये करें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को हाइड्रेट करें, पानी ज्यादा पिए, हाइड्रेट करें, इसका इलाज यही है, हाइड्रेट जितना हेलो हेलो हाँ बाहर है वहाँ औषध प्राणीला बाबा आलता वो हाँ बाबा भी यहाँ औषध प्राणी वहाँ भी तो अलग अलग इतने घर 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 हाँ चांस क्या कहा सही है चांस मोबाइल पे जाएगा, तो मोबाइल पे जाएगा नसीब आएगा नसीब ला काका आएगा ये मोबाइल पे जाएगा। अनलिमिटेड चीजें तो नेचर के अंदर नहीं होती है, अनलिमिटेड एंजाइम, अनलिमिटेड तो फिर ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है, वरना जो है ये सब लिमिटेड होती है, सबस्ट्रेट भी लिमिटेड होती है, एज वेल एज भी लिमिटेड होते हैं। अगर एक ग्राफ के अंदर रेड लाइन जो देखी इसका मतलब ये था कि ऐसी पॉसिबिलिटी है पर होता नहीं है, नेचर के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो इन 4 ग्राफ जो है हमारे बुक के अंदर मेंशन है, इनको आप थोड़ा सा देखेंगे, बिकॉज़ कभी कभार ग्राफ के हवाले से भी सवाल आ सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हेडिंग पे आप आए, नेक्स्ट हेडिंग कि समटाइम्स एंजाइम डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, क्यों नहीं प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, उसकी भी रीजन हम सीखेंगे। या सिस्टम वांट्स टू डिक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी, दो चीजें, दो ऑप्शन होते हैं कभी कभार, समटाइम एंजाइम का जो वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं होता है, या ऐसे होता है कि हमारी बॉडी का सिस्टम है कि अब जो है फर्दर उस एंजाइमेटिक रिएक्शन को होने नहीं दे रहा, बिकॉज़ एक फीडबैक मैकेनिज्म होती है, चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म होती है, फर्दर उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है, तो इस वजह से उस एंजाइमेटिक रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसी वजह से बॉडी के सिस्टम वांट्स टू डिक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी, या ऐसे हो सकता है कि इन रीजंस की वजह से एंजाइम डज नॉट वर्क, तो क्या होगा यकीनन because the products are no more required of decreasing enzyme related processes, enzyme production or enzyme activity is called enzyme inhibition। जो भी हो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो रही है, डिक्रीज इन, या तो एंजाइम रिलेटेड प्रोसेस उसमें जो डिक्रीज हो, या एंजाइम की प्रोडक्शन ना हो, या एंजाइम एक्टिविटी कम हो, ओवरऑल इस कंडीशन को हम कहेंगे एंजाइम इनहिबिशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल एंजाइम डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, एंजाइम की एक्टिविटी नहीं है तो एंजाइम इनहिबिशन है। जैसे एंजाइम की जैसे बॉडी के सिस्टम के हवाले से प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, एंजाइमेटिक रेट कम हो गया है, तो ये भी एक तरह से जो एंजाइम इनहिबिशन है। तो किस तरह से होता है, बिकॉज़ प्रोडक्ट्स आर नो मोर रिक्वायर्ड इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर है।
तो रिजल्ट ये होगी कि एंजाइम रिलेटेड प्रोसेस या एंजाइम प्रोडक्शन या एंजाइम एक्टिविटी जो है दायरा रिड्यूस होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, इनहिबिट होगी। तो इस ओवरऑल कंडीशन को हम देंगे एंजाइम इनहिबिशन। सिंपली ये रिलेशनशिप आपने पढ़ा है, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो अगर सिस्टम में किसी प्रोडक्ट की जरूरत ना हो या ये एंजाइम वर्क ना करे तो जाहिर है रिजल्ट ये होगी कि एंजाइम के एक्शन के अंदर डिक्रीज होगी, कमी होगी, रुक जाएगा एंजाइम का फंक्शन, तो उसे कहेंगे एंजाइम इनहिबिशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। इस कंडीशन को कहेंगे एंजाइम इनहिबिशन। ये टॉपिक्स हमने पहले भी एक दो बार थोड़े डिस्कस किए एंजाइम सेक्शन के अंदर। तो इस तरह से तीन किस्म की इनहिबिशन होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जैसे प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने देखा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब होता है एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जैसी कोई ऐसी जो चीज सब्सटेंस आके, जैसे ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट है, अब इसको जो है एक्टिव साइट पे जैसे रिजेंबल करने वाली जो है इनहिबिटर जैसी सब्सटेंस आके बैठ गई है एक्टिव साइट पे, तो ऐसी इनहिबिशन को कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब ये होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, जैसे एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा एक अदर देन एक्टिव साइट भी होती है। अदर देन एक्टिव साइट होती है, उसका नेम होता है एलोस्टेरिक साइट। उधर अगर कोई ऐसा इनहिबिटर आके जमा हो जाएगा तो इसके रिजल्ट में ये होगा कि एंजाइम की एक्टिव साइट जो होगी उसकी शेप में चेंज नहीं कर पाएगी। तो ऐसी इनहिबिशन को हम कहेंगे एलोस्टेरिक और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तीसरी इनहिबिशन की जो टाइप है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, उसमें ये होता है जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद एक ऐसा इनहिबिटर आएगा, ऐसा इनहिबिटर आएगा जो इसको प्रोडक्ट बनने नहीं देगा, प्रोडक्ट बनने नहीं देगा, क्योंकि ऊपर जो इनहिबिटर आता है अल्टीमेटली जो आगे प्रोडक्ट बने या रिलीज इनहिबिटर। तो ये न्यू बुक के अंदर पहली बार जैसे आप टर्म सीखेंगे, पुराने एसटीबी बुक के अंदर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नहीं थी। तो तीनों का ये थोड़ा सा एक डिस्टिंग्विशन और इनकी डिटेल की बात है कि सबसे पहले जैसे जनरल डेफिनेशन है जो आप पढ़ चुके हैं, the substance which decrease the activity of enzyme are called as inhibitor। और इनहिबिटर में इनहिबिटर कैसे वर्क करते हैं उसकी एक जनरल कैटेगरी है, बाय कंबाइनिंग डायरेक्टली विद एंजाइम। ठीक है, इस तरह से किसी पर्सन की जो है एक पर्सन की जो है बी पर्सन से लड़ाई है। इसी तरह से कभी कभार ये होता है कि जैसे हम कहते हैं कि बी का कोई एक जेड पर्सन है वो इसका साथी है, जेड पर्सन का एक साथी है, जाहिर है ए और बी की लड़ाई हो रही है, कोई कंपटीशन हो रही है, बी का साथी वो जेड है, उसको पता है कि अब ये इसका जो फेवर मिल रहा है, तो ए क्या करेगा, ए कहेगा जेड से थोड़ी कॉम्पीट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, जो कुछ भी करेगा आप बी का साथ छोड़ दे, क्योंकि बी के साथ मेरी लड़ाई है, आप जेड साथ आप जो अलग हो जाए। तो ये होगा कि दे मे रिएक्ट विद द एक्टिवेटर। जेड क्या है इस सिचुएशन में, हम कहेंगे एक्टिवेटर रिएक्ट करेगा, तो रिजल्ट ये होगा कि एक्टिविटी भी स्ट्रांग हो सकती है। एक तो डायरेक्ट बाय कंबाइन डायरेक्टली, एक इनहिबिटर ऐसा होगा एंजाइम के साथ डायरेक्टली कंबाइन करेगा, दूसरी की ये होगी इस एंजाइम की बढ़ा रहे थे और उसके साथ लिए तो ये होगा कि इस एंजाइम की एक्टिविटी देन डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो सकती है। therefore एक्टिवेटर डज नॉट रिमेन अवेलेबल टू एंजाइम फॉर एक्टिवेशन। एक्टिवेशन होती है तो कल होते नेट फुल ले दी ना कमरे ओ ना पर से बी एंजाइम की फॉलो उसके साथ अब एक्टिवेशन उसका रेट ऑफ रिएक्शन आप बढ़ा रहे तो वो ना बढ़ाए तो इस तरह। पर ये एंजाइम की इनहिबिटर दो तरह से काम करते हैं, बाय कंबाइनिंग विद एंजाइम डायरेक्टली या दे मे रिएक्ट विद एक्टिवेटर। इस वजह से रिएक्ट विद एक्टिवेटर होगा तो ये रिजल्ट ये होगी कि
वो एक्टिवेटर अवेलेबल ही नहीं होगा एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए, तो जाहिर है रेट ऑफ रिएक्शन इसका कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दो तरह से जो इनकी इनहिबिशन हो सकती है, ठीक है, दो तरह। और ये ओवरऑल जैसे जनरल इलस्ट्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल जैसे सबस्ट्रेट और एंजाइम का रिएक्शन है, नॉर्मल हो रहा है। इधर देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, तो एक्टिव साइट पे जैसे एक इनहिबिटर आ गया तो जाहिर है सबस्ट्रेट के यहाँ बाइंड होने के लिए कोई पॉइंट या प्लेस नहीं होगी, तो सिर्फ देंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इस तरह से नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब होता है एलोस्टेरिक साइट पे कोई इनहिबिटर आ गया तो अब जो सबस्ट्रेट जो बाइंड नहीं हो पाएगी। और इसी तरह से तीसरी जो टाइप है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसका मतलब है सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनता है पर एक इनहिबिटर ऐसा बनेगा जो इसको प्रोडक्ट बनने आगे नहीं देगा, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उसे कहेंगे। तो इस तरह से ये 3 टाइप्स के इनहिबिटर्स हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। पहले टाइप पे आते हैं, जैसे ये तो इलस्ट्रेशन आपने पहले ही देख लिया है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अगर बाय द मॉलिक्यूल व्हिच आर वेरी सिमिलर टू द सबस्ट्रेट, बिल्कुल उससे उसकी मिमिक करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं। नजर ऐसे आता है कि जैसे ये वाकई जैसे है इनहिबिटर, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे आएगा, और ओरिजिनल सबस्ट्रेट है उसके लिए जो है यहाँ पे जो बाइंड होने की जो प्लेस या पॉइंट है एक्टिव साइट की, एंजाइम की एक्टिव साइट की, वो तो ऑक्यूपाई हो जाती है। इस वजह से जाहिर है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन या आप कहें कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की आपस में बाइंडिंग नहीं होगी, तो ऐसे इनहिबिटर को कहेंगे दिस वन इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ऐसे इनहिबिटर को कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो एक्टिव साइट पे आके जो है बाइंड होता है, सबस्ट्रेट की मिमिक करता है, ओरिजिनल सबस्ट्रेट से रिजेंबलेंट उसकी होती है, उसकी शेप जैसी होती है। बाइंड टू एक्टिव साइट इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल सबस्ट्रेट, यानी ओरिजिनल सबस्ट्रेट को जो है बाइंड ही होने नहीं दिया, इनहिबिटर उस जगह पे आ गया, एक्टिव साइट पे आ गया। सो अल्टीमेटली एक्चुअल सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है पेनिसिलिन, जो यू नो वेरी वेल, जो एक एंटीबायोटिक है, ड्रग है। एंटीबायोटिक का एक टाइप है जो एंटीबैक्टीरियल इन नेचर है, एंटीबैक्टीरियल इन नेचर है। बैक्टीरिया अगर किसी पर्सन अनलकीली किसी पर्सन उसको कंट्रोल करने के लिए यू नो वेरी वेल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, इसका रोल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे, व्हिच ब्लॉक द एंजाइम, कौन से एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करती है, जो ऐसा एंजाइम जो बैक्टीरियल सेल वॉल की कंस्ट्रक्शन कर रहा है। बैक्टीरियल सेल वॉल की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसका मतलब है एक बैक्टीरिया में जब 2 बैक्टीरिया बनेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी, तो जाहिर है अगर हम ड्रग्स ऐसी जो नहीं मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी के अंदर इन बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती जाएगी, तो जाहिर है एक बैक्टीरिया में से 2 बैक्टीरिया बन रहे हैं, तो सेल वॉल तो उनकी बननी चाहिए ना नई बैक्टीरिया की। तो उस सेल वॉल बनने वाले जो एंजाइम है उनको ब्लॉक करने वाला ये पेनिसिलिन जैसे ऐसा केमिकल है, एंटीबायोटिक है, ड्रग है, जो सेल वॉल फॉर्मेशन जो एंजाइम के होते हैं, उनके एंजाइम होते हैं, उन्हें जो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे रोल प्ले करते हैं। इसी तरह कई ऐसी डिजीज है, बीमारियां हैं जिसके अंदर जो है ऐसे फंक्शन को रोकने के लिए ऐसे कई जो है एंजाइम इनहिबिटर, अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो काफी सारे एंजाइम होते हैं, अगर ऐसे इनहिबिटर मिल जाए कि भाई ये एंजाइम वर्क ना करे तो आगे जो है एचआईवी की मल्टीप्लिकेशन आगे जो बॉडी के अंदर नहीं हो सकती। तो ऐसी डिस्कवरीज अभी नहीं हुई है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है इस तरह से जो है रिसर्च कर रही। हेलो हेलो और नसीब लगाए होते
कौन सी साइड ये जगह होगी, यू नो वेरी वेल। उस साइड को हम कहेंगे एलोस्टेरिक साइड, और ऐसे लफ्ज है जरा इनको आप ज़हन में रखेंगे। एलोस का मतलब होता है अवे, अवे फ्रॉम द एक्टिव साइड। तो कौन सी पॉइंट या प्लेस होगी, यू नो वेरी वेल, उस जगह का पॉइंट का नेम होगा एलोस्टेरिक साइड। ये एंजाइम की एक्टिव साइड। शेप देखें, इसमें चेंज आ गई। ये चेंज क्यों आ गई? बिकॉज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अदर देन एक्टिव साइट उस पे बाइंड हुआ, तो एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप के अंदर चेंज आ गई। शेप के अंदर चेंज आ गई है तो फिर क्या होगा, ये सबस्ट्रेट जो है इसके साथ बाइंड नहीं हो सकती। तो ये भी एक तरह से इनहिबिशन है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। अगेन जैसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आप देखेंगे कि जिस तरह से ये जो एलोस्टेरिक साइट और ये जैसे एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, इसकी वजह से एंजाइम की शेप में चेंज आ गई है। शेप में चेंज आ गई है तो ये सबस्ट्रेट जो अंदर बाइंड नहीं हो पाएंगे, तो इसे कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन interaction causes the enzyme molecule to change its shape, aiding the active site. Unreceptive, unreceptive का मतलब होता है फिर उसके अंदर जो है सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगी, फिर उसके अंदर जो है सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगी, इसे कहते हैं अनरिसेप्टिव। जैसे ये सबस्ट्रेट है, अब इसके साथ बाइंड नहीं हो पा रही है तो इसे कहेंगे अनरिसेप्टिव। Unreceptive to the substrate are leaving the enzyme less effective and catalyzing the conversion of substrate into product. Substrate into product का मतलब एंजाइम एक्टिविटी फिर नहीं हो पाएगी। फीडबैक इनहिबिशन इज एग्जांपल ऑफ a reversible नॉन कॉम्पिटिटिव फीडबैक इनहिबिशन जो नेचुरली होता रहता है एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए, वो रिवर्सेबल है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ये जरा आप नोट करेंगे, बिकॉज इरिवर्सेबल इनहिबिशन होगी तो फिर आगे वो क्या करेंगे, आगे इस एंजाइम की शेप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे साइनाइड्स या पॉइजन होते हैं या हेवी मेटल्स होते हैं, अगर एंजाइम की जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के तौर पे आ गए तो फिर वो रिमूव नहीं होंगे, उनके साथ साइनाइड का या हेवी मेटल का उस एंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो फिर रिमूव नहीं होंगे, रिमूव नहीं होंगे तो फिर रिजल्ट ये होगी कि वो एंजाइम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पर्सन का डेथ भी हो सकता है। साइनाइड्स है या हेवी मेटल है वो इरिवर्सिबल होते हैं। बाकी जैसे ये तो फिनोमेना होता रहता है, जरूरी है, नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। फीडबैक इनहिबिशन जो क्या होगी, रिवर्सिबल भी है, नॉन कॉम्पिटिटिव भी हो सकती है, कॉम्पिटिटिव नहीं। जैसे चेन रिएक्शन के अंदर पुराना बुक था, उसके अंदर एक एग्जांपल भी था। चेन रिएक्शन के अंदर जैसे कोई प्रोडक्ट बन गई, एंड प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो है एलोस्टेरिक साइड ऑफ द फर्स्ट एंजाइम, एलोस्टेरिक साइड ऑफ फर्स्ट एंजाइम। फाइव एंजाइम का एक बात है, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, इलस्ट्रेशन दिखाऊं, होपफुली उसमें आप समझ जाएंगे कि किस तरह का ये जो प्रोसेस होता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म में ये है कि फॉर एग्जांपल जो कोई एंड प्रोडक्ट बनती है, ये एंड प्रोडक्ट जो निकल के फर्स्ट एंजाइम की जो है नॉन कॉम्पिटिटिव साइड पे जो है और जो एलोस्टेरिक साइड है उसके साथ ये इनहिबिट होगा, फिर आगे कोई भी प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनती है। तो ये नॉर्मल एक फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर होता रहता है, फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर होता रहता है। दो बेल तो लग चुकी है, अब जो तीसरी की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, एक दो बस। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी कहते हैं। एंजाइम इनहिबिटर, ऐसा एंजाइम इनहिबिटर होगा किसके साथ बाइंड होगा, कॉम्प्लेक्स के साथ। जैसे आप देखें ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, पर उसके ऊपर एक और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इसका जो है क्या इफेक्ट होगा, इसमें अब जो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनने नहीं देता है, प्रोडक्ट बनने नहीं देता, तो ऐसे इनहिबिटर को हम कहते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जैसे ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और ये जो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो इसको प्रोडक्ट बनने नहीं देगा। ठीक है ना सही। ये मिसाल हमारा आयो फसल में आयो को तो जो फसल चोरी कर खरीदो, ठीक है, तो गिदरा आए ना आम भाई नो बोलो भरे हाने, ठीक है, खरीदो
पर चौकीदार आयो गेट ते ॿीहर तो ॿाहिरि निकिरणु कोन तो भैया चोरी तो वञी मार्केट में विकिणी इहो कोन सीट वापसि रख ॿाहिरि निकिरणु कोन ठीकु आहे त हाणे हुन प्रोडक्ट थियणु पवंदो प्रोडक्ट हिन बीच प्रोडक्ट ठहणु पवंदो ठीक है साईं महिरबानी सुभाणे वारी केस